हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था दो केस। पहला केस मैंने बताया था इक्विलिब्रियम वाला केस यानी कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। सेकंड मैंने बताया था स्प्रिंग वाले। और उन दोनों पे मैंने आपको काफी प्रॉब्लम करवाई थी। मैंने आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। इसी प्रकार आज मैंने एक केस जो डील किया है वो है एंगल ऑफ रिपोज। मतलब रिपोज का मतलब होता है जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग हम लोग अपनी भाषा में। तो यहां हम निकालेंगे, लेकिन इसका यूज करके हम निकालेंगे फ्रिक्शन, निकालेंगे फोर्स, जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे हम लोग। क्लियर? हाँ। लेकिन उसको पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। जब ये पता नहीं होगा तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर? हाँ। तो उससे पहले हम इसको जानते हैं कैसे इसको निकालेंगे। अब ये एंगल ऑफ रिपोज जो होता है बेटा, ये सिर्फ उसी बॉडी या उसी रेफरेंस फ्रेम के लिए निकाला जाएगा जिसपे कोई इंक्लाइंड एंगल हो। अगर कोई बॉडी प्लेन पर रखी है, एक टोटल मतलब है या टोटल हॉरिजॉन्टल एक टोटल वर्टिकल, तो उस केस में इसको हम पढ़ नहीं सकते। इसको जब ये पढ़ सकते हैं जब कोई बॉडी कोई इंक्लाइन फॉर्म पे होगी। जैसे कि मैंने ये रख दिया, प्लेन है, इसको रख दिया मैंने, तो इस केस में हम पढ़ सकते हैं क्या, एंगल ऑफ क्या, रिपोज। जैसे कि मैंने इस तरह से मैंने मान लिया कि अपनी कोई एक्स एक्सिस है, इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस है, लेकिन यहां से इस तिरछी रखी जो लेंथ, इस पे मैंने रख दिया कोई ब्लॉक रख दिया। अब ये जो ब्लॉक है ना तो टोटल एक्स में है ना तो टोटल वाई एक्सिस में, तो इस फॉर्म को बोलते हैं यानी कि इंक्लाइन फॉर्म। क्लियर? हाँ। अब पिछले लेक्चर में मैंने सारे कंपोनेंट तोड़ना सिखाए थे मैंने आपको। अगर आपको नहीं देखे हैं तो प्लीज उस लेक्चर को देखिएगा, तब आपको चीजें क्लियर होंगी आपको। क्योंकि जब एंगल के कंपोनेंट तोड़ना ही नहीं आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही नहीं आएगा, तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। क्लियर? देखिए यहाँ पर इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए ये कोई मास है, मैंने मान लिया क्या, यानी एम के जी का मास। अब ये ब्लॉक यहाँ रखा है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन से यहाँ पर जो है फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे साथ यहाँ पर अनेक डायग्राम बन सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आप देखना कि ये बॉडी है, तो इसको जो mg लगेगा वो mg मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पर। क्लियर? हाँ। अब mg बना दिया। अब एक फोर्स ऐसा भी लगता होगा जो इसको यहाँ बेटा दबाने की कोशिश करता होगा, अनेक दबाने की, तो उसको मैंने बोल दिया यहाँ पर एम जी कॉस थीटा बोल दिया। और एक फोर्स ऐसा लगेगा जो नीचे के लिए क्या करेगा, इसको आने के स्लाइडिंग के लिए जिम्मेदार होगा, मतलब इसको नीचे खींचने के लिए जिम्मेदार होगा। और उस फोर्स को मैंने बोल दिया क्या, एम जी साइन थीटा। यहां एम जी साइन थीटा क्यों आया और यहां एम जी कॉस थीटा क्यों आया, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में विद एक्सप्रेशन बताया। मैंने यहाँ साइन को आया है, यहाँ कॉस को आया है। क्लियर? हाँ। अब ऊपर हम लेंगे क्या, नॉर्मल लेंगे। नॉर्मल क्या है, या कहें रिएक्शन फोर्स क्या है। अब ये नॉर्मल फोर्स है, अब इसकी वैल्यू क्या है, इस mg cos थीटा के यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पे दबाने का काम कर रहा है पर। क्लियर? हाँ। तो अब जितना mg cos थीटा ज्यादा होगा तो उतना ये नॉर्मल फोर्स है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ये हमेशा जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं। इतना क्लियर? अगर मान लेते हैं कि अगर ब्लॉक बटन स्लाइड करके नीचे जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता, जब नीचे आएगा तो यहां लगेगा, एक लगेगा जिसको हम बोलेंगे यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। यहां पर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो रिलेटिव मोशन होता है उसके अपोज करता है।
कोई भी रिलेटिव मोशन है तो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा उसके मोशन का, मतलब उसको रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर? हाँ। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्लाइड करके भाई ऊपर जाए तो नीचे ही जाएगा ना, तो यहां फिर क्या लगेगा, इसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर? हाँ। तो अब देखना यहां पर ये जो नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, इसकी जो वैल्यू होगी नॉर्मल फोर्स यानी कि एन, इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, mg cos थीटा के बराबर। तो मैंने यहां लिख दी mg cos थीटा, पहली इक्वेशन मैंने मेंशन मैंने ये कर दी यहां पर। अब देखना यहां पर, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू मैंने यहां लिख दी, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा, सेकंड इक्वेशन ये। क्योंकि ये जो बॉडी, ये पूरी बॉडी है, इसको एज्यूम कर रहे हैं हम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस बॉडी पे जो मास रखा है, मतलब वहां कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वो जीरो है। जब फोर्स जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी। इसीलिए जो हमारे फोर्स है, ये फोर्स ये बराबर होंगे, ये फोर्स और ये बराबर होंगे। क्लियर? हाँ। क्योंकि ये बॉडी क्या की हमने, एज्यूम की है एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे। इतना क्लियर? हाँ। तो अब बेटा यहां पर देखोगे इनकी वैल्यू यहां बराबर करोगे यहां पर, तो अब देखना यहां से क्या आएगा, यहां से ये mg से और mg यहां पर क्या होगा, इक्वल होगा, mg लग गया। अब यहां देखिएगा यहां पर ये आपको बता दें यहां पर यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर होती है। इतना क्लियर? हाँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहां पर, यहां आ जाएगी यहां पर ये tan थीटा। इतना क्लियर? हाँ। अब नीचे ऊपर क्या है, n है, और नीचे क्या है, ये fr है। हाँ। और mg से mg क्या होगा यहां पर, ये कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर ना ये? हाँ। तो यहां पर क्या बचेगा, हाँ यहां पर ये कैंसिल होगा यहां पर ये। इतना क्लियर? इसकी वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर? हाँ। तो अब देखना इसकी वैल्यू क्या होगी यहां पर, ये नॉर्मल फोर्स और क्या फ्रिक्शन, और क्या यहां 1 बचेगा, और नीचे इसकी वैल्यू होगी tan थीटा। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करो यहां पर, तो वैल्यू क्या आ गई यहां पर, ये यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू यहां पर आएगी बेटा n और यहां tan थीटा। इतना क्लियर? हां। क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे और इसकी मल्टीप्लाई जो है यहां करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो हमारे सामने इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी। और फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है, खुद वैल्यू होती है यानी कि म्यू एस और एन, जिसको बोलते हैं स्टैटिक, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और एन और यहां पर tan थीटा। तो फिर देखना यहां से इस नॉर्मल फोर्स से ये कैंसिल होगा, तो यहां वैल्यू निकल के आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन और यहां पर tan थीटा। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इतना क्लियर? हाँ। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको बताया था कैसे कंपोनेंट तोड़ते हैं, ठीक है ना ये? हाँ। इसलिए वैल्यू क्या यहां पर, ये इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और ये वैल्यू बराबर होती है tan थीटा के इक्वल होती है, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। इतना क्लियर ना ये? हाँ। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है यहां पर, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री पे है। इसी प्रकार ये फोर्स और ये जो फोर्स है ये बराबर होगा, क्योंकि कैसे है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। क्लियर? हाँ। इसलिए कर दिए बराबर। अब बराबर कर दिया तो यहां पर वैल्यू कैंसिल होगी, यहां पर नीचे आएगा tan आ जाएगा, ये पता होना चाहिए आपको ये, और नॉर्मल पर मल्टीप्लाई tan थीटा और इसकी मल्टीप्लाई 1 लिखो, ये 1 लिखो। और फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और यह नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स से कैंसिल, तो ये वैल्यू बचेगी इसके बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। इसी के बेस पे मैंने आपको दिए एक प्रॉब्लम दी है यहां पर।
क्लियर? हाँ, देखिए प्रॉब्लम क्या है बेटा, पर देखना है क्या, ये बॉडी कर रहे हैं, कोई बॉडी है यानी प्लेस रखी है ऑन कोई रफ सरफेस पर रखी है। तो यहां देखिए इस तरह से बनाते हैं कोई रफ सरफेस हम लोग, जैसे देखिएगा यहां पर ये और यहां से बना दिया, ठीक, यहां ले लिया मैंने थीटा डिग्री, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, रफ सरफेस का मतलब होता है ये कैसी है, ये इसके पास आने कोई फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, मतलब इसके पास स्टैटिक क्या होगा, कोई फ्रिक्शन होगा, वैल्यू हमें पता नहीं है, ये मेंशन किया। अगर स्मूथ होता तो इसकी वैल्यू 0 होती। क्लियर? हाँ, कह रहे हैं प्लेन जस्ट आने बिगिनिंग टू स्लाइड, आने क्या है, यहाँ कोई रखा हुआ कोई बॉडी यहाँ पर रखी है, ठीक, वो क्या है जस्ट स्लाइड करने वाली ही होगी। तो कह रहे हैं उनकी वैल्यू क्या दी है, कह रहे हैं कि कोएफिशिएंट बताना है, फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट है वो बताना है। कह रहे हैं अगर उनका जो स्लोप है, स्लोप क्या है यानी कि जो एंगल किसके फॉर्म में दिया गया, वो दिया गया है यहाँ पर देखना, ये यानी कि 1/4। इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, जब कभी भी पेपर में दिया हो, आने की जैसे दिया है आपको, आने की x in y दिया गया है, तो x in y दिया गया, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है, देखना पर ये, तो x यहां लिखोगे और y यहां लिखोगे, और जो यहां कंपोनेंट आएगा वो यहां लिखोगे आप x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ये लिखने का तरीका है, आपको पता होना चाहिए, तो क्या है ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो इसको कैसे लिखोगे, 1 कहां पर आएगा, हाइपोटेन्यूस पे आएगा, और 4 कहां पर आएगा, यानी परपेंडिकुलर पे, तो बेस मेरे को निकालना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, जब आपको ये लिखना नहीं आएगा इस तरह का, तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। क्लियर? हाँ, इसलिए मैंने आपको लिखने तरीके बता दिए यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ बेटा इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखना, इसको मान लो हम हाइपोटेन्यूस क्या है, और ये है बेस है, और ये है परपेंडिकुलर। ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल क्या मैंने ये मान लिया यहां से, तो जो साइड एंगल होता है उसको बेस मानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस और बेस का स्क्वायर। इतना क्लियर? हाँ, तो अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, परपेंडिकुलर कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा ये 16। अब इसको ऐसे पुट करते हैं हम लोग, और ये बेस स्क्वायर। इतना क्लियर? तो फिर देखिए इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर ये, तो 1 तो बनी रहेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर ये 16 आएगी, प्लस यहाँ पर बेस इसका स्क्वायर। तो अब देखना कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी आने की 15 का रूट आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू आ गई 15 का रूट, ठीक। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, वैल्यू है 4, और बेस कितना है, ये है 15 रूट। अब हमने tan थीटा निकाल लिया, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी मैंने बताया था कि tan थीटा किसके बराबर होता है, ये वैल्यू बराबर होती है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट tan थीटा के बराबर होती है। इतना क्लियर? अब ये वैल्यू इसके बराबर होती है, तो अब बताओ वैल्यू कितनी होना ये 4/15। क्लियर? तो बताओ म्यू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ गई 4/15, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से सॉल्व करने का तरीका ये है। ये क्वेश्चन इस तरह का नीट में भी क्वेश्चन आ गया है, और जेईई ने क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन जेईई ने पूछा था इस तरह का क्वेश्चन। क्लियर? हाँ, बस आपको पता होगा कि रूल लिखने का तरीका क्या है, ये रूल सीखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। क्लियर? हाँ, और इस फार्मूला को आप डायरेक्ट याद कर लें तो बेटर रहेगा ये। क्लियर? हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एंगल ऑफ रिपोज निकालने का तरीका क्या है। इसमें क्या है, कोई सिस्टम पे कोई बॉडी जो है यानी कि एम मास का रखा हुआ है, उसको इंक्लाइन फॉर्म पे मैंने रख दिया गया है। अब इस केस में क्या मानते हैं कि बाहर से कोई भी फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं कि इसको पुल करे या इसको पुश करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब एक्सटर्नल फोर्स मैंने क्या मान लिया गया है, इस केस में मैंने
ये जीरो माना है, यानी कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज हम लोगों ने मानी है ये वैल्यू। क्लियर? तो अब आपको ये कंपोनेंट आपको तोड़ना चाहिए, आपको ये कोई मास रखा है, कैसे कंपोनेंट तोड़ोगे, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको खूब अच्छे से मैंने सिखाया मैंने, ठीक है ये। हाँ, प्लस आपकी कॉपी मैंने आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, डीपीटी में मैंने क्वेश्चन करवाए थे 3 मिनट के बेस पे। क्लियर? हाँ। तो अब ये नॉर्मल किसके बराबर होगी, mg cos थीटा के बराबर होगी, और ये वैल्यू n के बराबर होगी। तो बस ये वैल्यू बराबर कर दो, यहां से कैंसिल होगा mg, और ये वैल्यू इसके बराबर यहां पर, और ये cos अपन sin क्या होता है, ये tan होता है, तो वैल्यू मैंने tan थीटा इसलिए दी। अब ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, फिर फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू s और नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स कैंसिल होगा यहां से, तो ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट इसको आप लर्न कर लीजिए आप इसको ये, ठीक। हाँ, अब इसके बेस पे अब हम करते हैं दो केस। अब दो केस कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि जिसमें अब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, यानी कि अभी तो मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया मैंने, तो मैंने आपके सामने मैंने इसको मैंने इस तरह प्रूफ कर दिया। लेकिन अब एग्जामिनर देता है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक को स्लाइड नीचे करें, या मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक हमारा आने नीचे स्लाइड जाने से रुक जाए, मतलब अपवर्ड मोशन स्टार्ट करे जाना। तो ऐसे दो केस बनते हैं आपके नोट्स में। क्लियर? हाँ, तो आइए पहला केस करते हैं हम लोग, क्या यानी कि डाउनवर्ड वाला केस। क्लियर? हाँ, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर? हाँ, अब यहीं देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, पहला केस लिख रहे हैं हम लोग, क्या है केस नंबर, क्या है फर्स्ट केस, क्या है फर्स्ट केस, क्या है यहां पर देखना है इसको, केस नंबर फर्स्ट है, यानी कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी वही जो m मास की बॉडी है, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड वर्ड हटा दो इसको, डाउनवर्ड मोशन। क्लियर? देखिए यहां पर क्या केस यहां पर है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, जब बॉडी डाउनवर्ड आने की स्टार्ट करे जाने के लिए, तो हम कैसे इसको निकालेंगे, देखना क्या है यहां पर। और जो भी हो रहा है क्या पर है, ये हो रहा है डाउनवर्ड मोशन एट रफ सरफेस, क्योंकि आज मैं जितने भी केस पढ़ाऊंगा बेटा, मैं सारे केस पढ़ाऊंगा, मैं रफ सरफेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्मूथ वाले सरफेस के सारे केस में प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी मैंने। क्लियर? हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे रफ सरफेस, पढ़ेंगे जितने केस होंगे यहाँ पर। तो देखिए बनाते हैं डायग्राम। पहले डायग्राम क्या है यहाँ इसका देखना, ये मैंने बना दिया डायग्राम कोई यहां से ये। क्लियर? हाँ, अब यहां मैंने रख दिया कोई मास, मैंने रख दिया इस तरह से। क्लियर? ये रख दिया मैंने कोई मास रख दिया पर, यहां से मैंने मान लिया यानी कि एंगल कितना मान लिया, थीटा डिग्री मैंने यहां से एंगल मान लिया मैंने। क्लियर? बस देखिए कैसे एंगल तोड़ना सीखेंगे, जब आपको एंगल तोड़ना सीखना आ जाएगा यहाँ पर ये, तो फिर ये बिल्कुल रद्दी टाइप का क्वेश्चन है। अधिकतर मैं देखता हूँ क्लास में बच्चों को इसके जो एंगल है उनको रिजॉल्व करना ही नहीं आता, एंगल तोड़ना ही नहीं आ पाता। जब एंगल तोड़ना आ जाएगा आपको, तो वैल्यू वर्टिकल एक तरफ, हॉरिजॉन्टल एक तरफ। क्लियर? देखिए अब देखिए यहाँ पर ये थीटा डिग्री है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मास है, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, यहाँ लगेगा mg लगेगा, क्या लगेगा mg लगेगा, क्योंकि mg तो हमेशा लगेगा डाउनवर्ड लगेगा ऐसे। तो अब इस mg की हम पढ़ाई कर नहीं सकते इंक्लाइन फॉर्म में, तो हम ये देखेंगे कि इसकी वजह से कि इस एक डायरेक्शन x में कितना है और एक डायरेक्शन की y में इसका कितना योगदान है। क्लियर? हाँ, तो आप देखते हैं अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पर, ये अगर बेटा ये वाला एंगल कितना है यहाँ पर, ये अगर ये वाला एंगल जो है यहाँ पर, अगर ये एंगल थीटा डिग्री है, तो आप देखिए यहाँ पर
अगर ये थीटा डिग्री है, यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो एंगल आएगा जो यहां से इस साइड से, वो भी कितना होगा, थीटा डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने की जो एंगल होते हैं वो एंटी पैरेलल एंगल बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, फिर ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सॉरी यानी 60 डिग्री होगा। क्लियर? हाँ, तो अगर ये थीटा डिग्री है तो ये यहां से यहां तक एंगल होगा 90 माइनस थीटा डिग्री, तो ये कितना होगा, ये थीटा डिग्री होगा। ठीक, तो जिस साइड से एंगल लगते हैं वो वाली एक्सिस आती है mg cos थीटा। तो अब ये वाली एक्सिस कौन सी आएगी, mg sin थीटा। इतना क्लियर? हाँ, क्योंकि एंगल के जो परपेंडिकुलर साइड होती है उस पे आएगा साइन, और जो बेस वाली होती है उसमें आता है कॉस। इसलिए कोई कॉस में आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन में आता है अपन हाइपोटेन्यूस अपॉन वो परपेंडिकुलर। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू ऊपर का लगेगा, एक लगेगा नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल वो फोर्स है जो इसको बेटा दबाने के लिए जिम्मेदार है, जो इसको दबाने का यानी रोकने का प्रयास करेगा। क्लियर? हाँ, तो अगर बेटा ये फ्यूचर में आएगा ये, तो यहाँ पर कैसे आएगा ये, यानी हम मानना है इसका डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि मैंने केस क्या माना है, मैंने केस माना है कि बॉडी क्या कर रही है, डाउनवर्ड का मतलब होता है कि अब तुम नीचे जा रही हो। तुम कहां जा रही हो, यानी कि तुम नीचे, बॉडी मोशन करेगी, नीचे मोशन करेगी। तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है। क्या कहेंगे कि रिलेटिव जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये बॉडी इधर जा रही है डाउनवर्ड, तो मतलब नीचे जा रही है, तो फिर ऊपर लगेगा एक, इसको बोल दिया मैंने यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। समझ गया ना ये? तो ये कौन सा लगेगा, ये लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर, जब बॉडी कहां जाएगी, यानी डाउनवर्ड नीचे मोशन करेगी तब। क्लियर? हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके करने के रूल हैं। ये नहीं कि तुरंत पहले ये निकालने बैठ गए, ये करने बैठ गए, क्योंकि स्टेप वाइज करोगे तभी सॉल्व होगा, वरना सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस तरह कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, कोई पूरी मैथमेटिक्स है, और क्या है, मैकेनिक्स नाम ही दिया गया इसको ये, क्योंकि कौन सा क्या निकाल के फिर क्या निकालोगे, उसकी वैल्यू रख के फिर क्या निकालोगे। क्लियर? हाँ, तो आप देखिए सबसे पहले हम इस केस में क्या निकालेंगे, वो निकालते हैं नॉर्मल फोर्स, निकालते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। तो मैं लिख रहा हूं सीक्वेंस कि पहले नंबर पे हम निकालेंगे नॉर्मल फोर्स। जब नॉर्मल फोर्स निकाल लोगे तो फिर निकालोगे आप दूसरे नंबर पे, निकालोगे आप फ्रिक्शन फोर्स। क्या निकालोगे आप, दूसरे नंबर पे निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स, निकालते हैं ये वैल्यू। ठीक, हाँ, फिर फ्रिक्शन फोर्स निकाल लोगे तो फिर हम निकालेंगे कि इस पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना फोर्स है। क्लियर? हाँ, और फिर देखते हैं कि अगर इनकी वैल्यू दी है तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो नेट फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है कि इसमें ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो डिसाइड करते हैं कि बॉडी मोशन करेगी या नहीं करेगी, जो मैं अगला स्टेप लेने वाला हूं उसमें। क्लियर है ये? हाँ, तो बिना इसके हम सीक्वेंस के सॉल्व करने डट जाएंगे तो सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? आप देखिएगा, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं वैल्यूज की बेटा। ये देखिए यहां पर वैल्यू क्या है पर, ये सुनिएगा। तो अब देखना है पर ये, तो नॉर्मल फोर्स क्या रहेगा, नॉर्मल फोर्स रहेगा mg cos थीटा। ये फोर्स इनके बराबर रहेगा। ठीक, इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है इनकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी। आपको पता होगा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, अब शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे हर बार एफ आर। क्लियर? हाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू और एन। क्या है, म्यू एन। फिर म्यू कहां से आ गया, म्यू इसलिए आ गया क्योंकि ये जो सरफेक्स दी गई है, ये सरफेक्स क्या मानी गई है, पूरी की पूरी सरफेक्स रफ मानी गई है। रफ का मतलब है कि इनके पास क्या होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन होगा। क्लियर? हाँ, तो इसलिए मैंने क्या लिख दी वैल्यू ये। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, इधर देखना, म्यू मैंने यहां रख दिया ऐसे, ठीक। अब एन की वैल्यू मैंने, ये एन है, ये रख दिया एम जी कॉस थीटा। ये आ गया आपका क्या, जिसको बोल दिया मैंने फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया। क्या निकाल दिया? ये फ्रिक्शन फोर्स। तो अब आप देखिए यहां पर फ्रिक्शन फोर्स तो मैंने निकाल लिया। तो अब क्या निकालेंगे कि इफेक्टिव क्या है या नेट फोर्स क्या है जो मोशन के लिए, चलाने के लिए जिम्मेदार है। इतना क्लियर? तो अब देखिए हमारे पास जो बॉडी आ रहा है पर ये, तो इसकी अगर आएगा फ्यूचर में तो नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि मैंने केस मान लिया है, क्योंकि क्या ये बॉडी नीचे जा रही है। जब नीचे जाएगी तो इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी वैल्यू, क्योंकि तभी बॉडी आगे जाएगी। क्लियर? हाँ, तो देखिए यहां पर ये, इसको मैं यही करता हूं, इसको लिखना पर ये, हाँ देखना, इसको ये लिखना कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एम जी साइन थीटा माइनस के एफ आर इक्वल टू एम और ए। क्लियर? हाँ, देखिएगा ये बॉडी है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर, क्योंकि ये और ये 180 पे है तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया, ठीक। और इक्वल टू इनका मास और एक्सेलरेशन। क्लियर? हाँ, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू आप ये वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या बेटा यहाँ पर, ये वैल्यू आप यहाँ क्या कर दोगे, आप पुट कर दोगे। तो अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ वैल्यू मिलेगी आपको, देखना एम जी साइन थीटा माइनस के, और यह वैल्यू ये पुट कर दो, म्यू एम जी कॉस थीटा, और क्या आ गया, इक्वल टू एम ए। इतना इजी है मैकेनिक्स में, डंके की चोट बोलता हूं, इससे ज्यादा इजी फिजिक्स से कोई है नहीं। और सबसे इजी तो मैकेनिक्स ही है, कुछ करना है नहीं है, डायग्राम तोड़ना सीख जाइएगा, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाइएगा और कंपोनेंट बराबर कर दीजिएगा। जब बॉडी का है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इस तरह से इसको तोड़ना सीख जाइएगा। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर, यहाँ देखिए वैल्यू, इसको मैं mg यहां से कॉमन लेता हूं मैं, तो mg यहां से कॉमन लेंगे, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा, चलो mg नहीं केवल m कॉमन ले लेते हैं यहां से, ये m कॉमन, चलो साइन ले लेते हैं ना, ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू m a। इतना क्लियर? तो अब देखिए यहां से इस मास से मास कैंसिल, क्योंकि ब्लॉक चेंज नहीं हुआ है तो मास भी सेम रहेगा। यहां से मैंने mg और mg कॉमन लिया है मैंने, तो mg बाहर निकाल दिया, यहां साइन बचेगा, साइन यहां बचेगा म्यू कॉस थीटा। क्लियर? तो इस मास से कैंसिल मास, तो यहां बचेगा g बचेगा। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या बचेगी यहां पर बेटा, यहां आएगी g साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा इक्वल टू ए। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर? हाँ, तो ये कब है बेटा, ये जब है कि जब बॉडी क्या करे, यानी कि बॉडी डाउनवर्ड, बॉडी डाउनवर्ड क्या करेगी, मोशन करेगी, तब ये लगेगा। क्लियर? हाँ, अगर अपवर्ड जाएगी तो यहाँ पर फिर प्लस का साइन आ जाएगा, जो भी आगे हम फिर सीखेंगे इसको। इतना क्लियर ना? हाँ, अगर ये आ गई है यहाँ से, तो अब आप निकाल सकते हैं यानी कि नेट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स, टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। क्यों? वहां आप ये वैल्यू रख दोगे और वहां से ये निकाल लोगे। तो आइए निकाल देता हूं मैं ये, द नेट फोर्स
नेट फोर्स का है इसको, या बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, कितना बाहर से लगाया गया फोर्स है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम और ए एक्सटर्नल। ये सब मैंने सिखाया प्रीवियस लेक्चर में मैंने, क्लियर। तो अब देखना इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये, और ये वैल्यू लाके यहां कर दोगे पुट, तो अब देखिए वैल्यू क्या आ गई यहां पर। तो अब देखना इसकी वैल्यू क्या आएगी यहां पर, ये नेट फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी यहां से, नेट फोर्स आ गई। ये कब है बॉडी, कि बॉडी जब डाउनवर्ड मोशन कर रही है। क्लियर, हाँ, जब बॉडी क्या करे, डाउनवर्ड मोशन करेगी, तब ये वैल्यू आपकी लगेगी। इतना क्लियर ना, हाँ, इतना नोट कीजिएगा। फिर हम पढ़ते हैं इसके, जब बॉडी अपवर्ड जाएगी तो क्या लगेगा, बस यहाँ प्लस आ जाएगा। और बाकी आपको ये सब कुछ नहीं रखना है, ये चीजें वगैरह, ये मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसके बेस पे इक्का दुक्का सवाल आएंगे, वरना सब रीजनिंग टाइप सवाल आएंगे। आपको डायग्राम तोड़ना आना चाहिए, तभी आपकी सवाल बहुत इजी है। क्योंकि रटते रटते आपकी बायोलॉजी रटोगे या मैथ रटोगे, कहां तक उसके फॉर्मूला याद करोगे। तो मेन चीज है हर कॉन्सेप्ट वाइज समझिएगा, क्लियर। जब समझोगे तभी फिजिक्स आपकी आसान होगी, समझोगे नहीं, रटना शुरू कर दोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये फिजिक्स है, हिस्ट्री नहीं है ये, क्लियर। देखिए यहाँ पर ये, अब इसके बेस पे हम लोग एक और पढ़ते हैं चीजों को लेकर के। यहाँ देखिएगा, इसको लेकर के मैं आपको एक और कराता हूँ इसी बेस पे, मैं, क्लियर, हाँ। इसी के बेस पे करते हैं, आपको एक सवाल और कराते हैं पर ये, इफ थोड़ा साफ कर दो इसको, if body is upward motion, तब क्या लगेगा, फिर लगेगा यहाँ पर एक्स एडिशन की वैल्यू आएगी जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी, क्लियर, हाँ। इसीलिए अब नेट फोर्स क्या आ गया यहाँ पर, ये वो आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ हम मास लगा देंगे, इतना क्लियर। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, किसकी, मास की, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्लियर। और ध्यान रख लेना, ये जहां जो म्यू है यहाँ पर, यहाँ भी कौन सा म्यू है, ये म्यू है बेटा, इसको मैं बोलता हूँ काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है बेटा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। कौन सा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर। ये आप मेंशन कर लीजिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी है, म्यू के है। क्यों, क्योंकि हम बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो स्टैटिक आ सकता, बिल्कुल नहीं आएगा। कौन सा आएगा, जो मोशन को करा रहा है, इसलिए काइनेटिक आएगा। ऐसे यहाँ पर लिख लेना इसको मेंशन, ये सब क्या आएगा यहाँ पर भी आएगा म्यू के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, क्लियर। स्टैटिक नहीं आ सकता, क्योंकि बॉडी का कर रही है, मोशन कर रही है। स्टैटिक का काम होता है सिर्फ रुकना बॉडी, इतना क्लियर ना। देखिए यहाँ पर ये, तो अब दोनों चीज लिखी, यहाँ पर लिखना है जनरल रूल, लिखना है जनरल रूल क्या है, नेट फोर्स क्या निकालोगे आप, एम जी साइन थीटा प्लस माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये आपका जनरल क्या है, फार्मूला है, ये फार्मूला। जहां बेटा प्लस क्या बताएगा, ये देखना, ये जहां प्लस बताएगा आपको, अगर प्लस लगाओगे तो मतलब बॉडी अपवर्ड जा रही है, क्लियर।
अगर माइनस लगाओगे यहाँ पर, माइनस आएगा यहाँ लग के, तब बॉडी जाएगी डाउनवर्ड जाएगी, तब बॉडी कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, और इसमें बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, प्लस आएगा तो ये केस रहेगा, माइनस आएगा तो ये केस रहेगा। इसी प्रकार एक्सलेरेशन क्या आएगा, जी साइन थीटा प्लस माइनस म्यू के कॉस थीटा। क्लियर? हाँ, अब यहाँ प्लस रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा बेटा तो ये वाला रूल रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये वाला रूल रहेगा। क्लियर? प्लस रहेगा ये तो बॉडी क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, और माइनस है तो नीचे रहेगी। याद कैसे करोगे, माइनस का मतलब होता है लॉस होना। ठीक, ऐसे याद कर लेना, तो नीचे जाएगी। अब प्लस मतलब गेन हो रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद करने के लिए तरीका है। इतना क्लियर? हाँ, ऐसे इसको याद कर लेना। आप दोनों के जो डायग्राम है आपको एक बार इसकी बेस पे करा दूं न्यूमेरिकल आपको मैं, तो इसी बेस पे न्यूमेरिकल क्या आएगा एग्जाम में आपके। न्यूमेरिकल कैसे आएगा एग्जाम में, देखिएगा यहाँ पर ये आपके आगू पेपर में है न्यूमेरिकल ये, और आपके डीपीटी में मैंने क्वेश्चन भी करवाया है इसी बेस पे। ये डीपीटी में मैंने सवाल करवाया है आपको, ये देखना क्या न्यूमेरिकल क्या है। जैसे ये दिया है आपको, यहां लटका दिया ये वाला, ठीक, और यहां ऐसे करके कोई पुली है, इसको लटका दिया है, इतना क्लियर? अब ये जो बोल दिया है एग्जामिनर ने, बोल दिया है ये क्या है, रफ सरफेस है। क्या है ये, रफ सरफेस है। यहां एक मास रख दिया गया है जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो है m। ठीक, m वैल्यू है इसकी, चलो इसको मान लेते हैं n1 मान लेते। अब इसको यहां एक स्ट्रिंग से लेकर के इसको ऐसे खींच के ऐसे लटका दिया। यहां वैल्यू है m2 वैल्यू है यहाँ पर। ये कोई पुली है, अब पुली है, पुली से जो मास रखा है m मास, वो मास किसी रफ सरफेस पे, ये पता पूरा पहले जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया था उसको माना था मैंने स्मूथ माना था। और एक बात ध्यान रखना कि अगर ना तो एग्जामिनर ने रफ और स्मूथ कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि सरफेस क्या स्मूथ है। ठीक, अब यहाँ उसने बोल दिया है क्या है, रफ सरफेस है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, वैल्यू होगी यहाँ पर, ये तो मैंने ये लिख दी। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो m2 है वो नीचे से लटका दिया है रफ सरफेस पे, और इसके कंपोनेंट तोड़ना मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो आइए एक बार और सीख लीजिए यहाँ पर ये। अब आप ऐसा देखना कि अगर फ्यूचर में जाएगा भी तो बताओ क्या कभी ये ऊपर जा सकता है ऐसे का, तो आप कहोगे सर कहाँ बेवकूफ वाली बातें करते हो सर, ये जाएगा तो सर ये नीचे जाएगा ना, ये क्योंकि यहां से ये लटका हुआ है ना, लटका हुआ तो ये नीचे जाएगा ना। तो मैंने मान लिया कि जाएगा तो उस किस वैल्यू से जाएगा, तो उसका मान लिया मैंने एक्सेलरेशन a मान लिया मैंने। अगर ये नीचे ऐसे करके आएगा तो बेटा ये ऐसे शिफ्ट होगा, ये इसको मैंने a बोल दिया, क्योंकि अगर ये 1 मीटर नीचे आएगा तो 1 मीटर ये इधर जाएगा। क्लियर? हाँ, अब इनका मास और ग्रेविटी, क्योंकि धरती माँ तो साथ छोड़ने वाली है नहीं, वो तो कहेंगे जहां तुम वहां हम। क्लियर? बात भी सही उनकी ना। तो इसी प्रकार यहां भी mg लगेगा और यहां भी क्या लगेगा, mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा n। इतना क्लियर? हाँ, अब यहां ये बॉडी अगर यहां से लटकी है, इस धागे से लटकी है, तो धागे में एक टेंशन क्या होगा, क्रिएट होगा। यहाँ पर टेंशन मैंने बोल दिया यहाँ पर T। इतना क्लियर? हाँ, तो मैंने क्या बोल दिया कि टेंशन लगेगा, उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि T वैल्यू है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टेंशन सेम रहेगा, क्योंकि अभी रस्सी हमने चेंज नहीं की है। इतना क्लियर? हाँ। अब ये रफ सरफेस है, अब बताओ
अगर ये नीचे जाएगा ये, तो ब्लॉक उतना ही ये इधर जाएगा। क्लियर? उतना ही इधर जाएगा। अब इधर जाएगा तो मोशन क्या इधर है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स मैंने बताया था जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज करता है, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर लगेगा। अगर ये ब्लॉक हमारा मान लेते हैं एक पल के लिए इधर जाता तो फ्रिक्शन इधर लगता, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि फ्यूचर में जाएगा तो इधर ही जाएगा क्योंकि इधर से स्लाइड होगा नीचे। तो हमने मान लिया क्या इसके पास ये रफ सरफेस है, तो इसलिए बेटा यहां लगेगा एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये बॉडी मोशन इधर करेगी, इधर करके ऐसे नीचे गिर जाएगी ऐसे करके। क्लियर? हाँ, बस खेल खत्म। यहां से कंपोनेंट तोड़ना आ गया आपको, तो बस आई लिखती यहां पर ये जाएगा डाउनवर्ड जाएगा। अब यहां डाउनवर्ड और अपवर्ड का तो केस ही नहीं यहां पर, क्योंकि ये तो केवल स्लाइड होगा ना ये। हाँ, तो अब देखिए आप कैसे इसको लिखते हैं। पहले लिखते हैं हम इस वाले की इक्वेशन लिखते हैं कि डाउनवर्ड मोशन करेगा तो कैसे बनेगी इक्वेशन। और ये मैंने सब बताया था आपको कि जो mg की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, टेंशन की वैल्यू कम होगी, तभी ये नीचे आएगा। तो आइए इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू क्या है इसकी, यानी मैं लिख रहा हूं फॉर m2, तो m2 के लिए लिखोगे आप देखना, यानी कि m मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, यहां पर ये 1 मान लेना यहां पर, और इसको 2 मान लेना। ये फिर से रिप्रेजेंट करें, देखना पर ये m2g और यहां m1g रहेगा। क्लियर? हाँ, तो ये m2 है तो m2 रहेगा, m1 है तो ये m1 ही रहेगा। क्लियर? तो अब यहां से घटा दो इनको, ये तो m2g माइनस टेंशन इक्वल टू इनका मास और एक्सीलरेशन। ये देखिएगा m2g माइनस p इक्वल टू इनका मास और ये एक्सीलरेशन। क्लियर? हाँ, तो ये मैंने लिख दी। किसकी इक्वेशन है बेटा ये इक्वेशन है कि जब बॉडी कहां जाएगी, ये डाउनवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड यानी कि नीचे जाएगी। क्लियर? हाँ, अब देखिए यहां बनाते हैं इसके लिए इक्वेशन। तो अब देखना बॉडी अगर ये जा रही है इधर, अगर ये बॉडी इधर जा रही है तो इस टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी इस फ्रिक्शन फोर्स से, तभी बॉडी इधर जाएगी। क्लियर? तो हम करेंगे यहां पर देखना टेंशन माइनस, मैं लिख रहा हूं फॉर m1 के लिए, तो m1 के लिए क्या बनाओगे यहां देखना, ये यानी कि टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू m1 और a। क्लियर? हाँ, तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स मैंने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू के एन। इतना क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, अब देखना एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहोगे सर m की वैल्यू, जो n की वैल्यू होगी वो m1g के बराबर होगी, तो मैं लिख रहा हूं जो n की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी m1g के बराबर होगी। तो अब यहां वैल्यू पुट कर दो, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, म्यू के, और यहां m1g, ये वैल्यू पर आ गई। क्लियर? तो अब ये वैल्यू आप क्या कर दो, यहां वैल्यू ये पुट कर दो यहां पर, तो टेंशन माइनस म्यू m1g इक्वल टू m1a। तो इक्वेशन यहां से देखना 2 आ गई यहां पर, ये किसके लिए है, ये है जो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी ये स्लाइड कर रही है। ठीक? हाँ, तो 2 इक्वेशन आ गई यहां पर, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। तो अब देखना है इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो यहां पर, ये दोनों को ऐड कर दो बेटा यहां पर, तो क्या आएगी इक्वेशन, m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m2a।
सेकंड इक्वेशन क्या है, टेंशन माइनस म्यू m1 g, और यहाँ क्या है ये m1a। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ म्यू के लिख दो यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये इस टेंशन से देखना कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m2g माइनस म्यू के m1g इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे यहाँ पर, ये m1a प्लस m2a। इतना क्लियर, ये दोनों ऐड हो गए, प्लस प्लस ऐड हो गए, प्लस ये माइनस का ये लिख दिया, माइनस प्लस कैंसिल, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू को, यहाँ पर ये, तो अब देखना इसको क्या करोगे आप, यहां से देखिएगा, यहां से यानी कि m2g माइनस के म्यू के m1g, अगर मैं बेटा इसको मैं कॉमन ले लूं यहाँ पर, तो a यहाँ से कॉमन है ना, एक कॉमन है, तो a को बाहर निकाल लो। आओ तुमको देखते हैं कि तुम कौन हो। तो अब इसके मल्टीप्लाई नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा, और यहाँ होगा a। तो अब देखिए यहाँ से, तो क्या आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई है, एक्सेलरेशन इतना आएगा। यहाँ से अगर जी कॉमन निकालना चाहे जी को, तो जी आप बाहर निकाल सकते हैं, जी यहाँ से कॉमन ये और ये सेम है ना। तो अब यहाँ से निकल के आएगी m2 माइनस म्यू के m1, और यहाँ m1 प्लस m2, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, g कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि चीजों को आप फार्मूला उनको याद ना करें, क्योंकि याद करने पर कहीं नहीं लगेगा ये, क्योंकि ये फार्मूला बिल्कुल अलग है। और कॉन्सेप्ट बताओ इसमें कॉन्सेप्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है। जो नीचे आ रहा है उसमें से चीजें जो कम वैल्यू है इस वैल्यू घटा दो ऊपर, ठीक। हाँ, तो अब बताओ खुद ही कहोगे कि सर ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, मतलब ये बॉडी कहां पर आ रही है बेटा, ये नीचे की तरफ आ रही है। अब इसमें देखना, इसमें टेंशन ज्यादा है, अब ये फ्रिक्शन है यहाँ पर, तो मतलब है ये बॉडी की हवा में तो होगी नहीं, ये बॉडी किसी के ऊपर रखी होगी ये, तभी यहाँ पर क्या है म्यू की वैल्यू आई है। जैसे यहाँ देखिएगा, समझाओ आपको, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये, अब बताओ यहाँ कोई फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये तो पूरा बेटा क्या, ये तो एक एयर में है यानी लटका हुआ है ना, जब लटका हुआ है तो फ्रिक्शन का हवा में लगेगा, कोई फ्रिक्शन तो जब लगेगा ना जब दो बॉडी किसी कांटेक्ट में आएगा ना। इसलिए कहते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन देयर सरफेस इन विच देयर कांटेक्ट, जो उसके संपर्क में आ रही है वहां लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ ये संपर्क में नहीं आ रही है, तो इसलिए जो फ्रिक्शन ही नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना, लेकिन यहाँ लगेगा क्योंकि ये इस सरफेस पे रखा हुआ है वो, इसलिए लगेगा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जब सीखोगे तब आपको लगेगा कि आप वास्तव में, हाँ फिजिक्स बहुत ही इजी फिजिक्स है, ठीक। हाँ, इतना यहाँ से हम लोगों ने कर लिया कि अब मैं देखता हूँ आपको कि एक कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन, आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन से। आइएगा क्वेश्चंस देखते हैं, अपनी तरफ से मैं करवाता हूँ क्वेश्चंस आपको। ये बिल्कुल रद्दी टाइप का क्वेश्चंस बेटा, ये बिल्कुल, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टर्म में करवाऊंगा। ये क्वेश्चंस इसमें नहीं है बेटा क्वेश्चंस ये, तो आइए मैं अपने पास से करता हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ देखिएगा इसको, ये अब क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया है बेटा, देखना आप अभी आपको दिखेगा उल्टा क्या है बेटा, ये उल्टा क्या है देखना। अब हमने क्या किया बेटा, इस सरफेक्स को मैंने मान लिया पूरी सरफेक्स क्या बेटा, ये रफ सरफेक्स है,
अब रफ सरफेस यहाँ पर है तो मैंने यहाँ मान लिया कोई मास क्या है यहाँ पर ये यानी कि m kg का मास है, ठीक। अब यहां से मैंने मान लिया क्या कोई है थीटा डिग्री, यहां से कितना है थीटा डिग्री यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये अब मैं इसके कंपोनेंट तोड़ना चाहूं कि यहाँ पर कि कैसे निकालेंगे हम, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, बनाओ इसको डायग्राम। और ये क्वेश्चन क्या बेटा, ये बहुत ही रद्दी टाइप का क्वेश्चन है पर क्लियर। हाँ चलो आपको मैं एक और ऐड कर दूं ना, ये आप भी कहोगे सर क्या कमाल करते हो सर, क्या कमाल करते हो, ये कुछ हवा में ज्यादा ही उड़ रही है सर ना। इसकी सारी एक्टिव डेटा हम जीरो करते हैं, इनको परमिशन अभी उड़ने की हम नहीं देंगे। बेटा पहले अपना नीट निकाल लो फिर हवा में उड़ो, क्लियर। पुली कुछ ज्यादा ही, पुली भी कुछ धोखा दे रही है बेटा ना, पुली भी कुछ धोखा दे रही है, ऐसा लग रहा है पुली भी हमको कुछ धोखा दे रही है। हमने इनको इस तरह लटका दिया M1 और ये S लटका दिया, क्लियर। हाँ अब ये मास क्या है M2 है। अब M2 यहाँ पर है, अब यहाँ देखना इसको, ये M2 है और ये M1 है। अब इनको मैंने मान लिया, इसकी पढ़ाई जो मैं देखता हूं कि जी की वैल्यू सबसे पहले देखेंगे। आप देखिए कि ग्रेविटी तो हर जगह लगेगी, तो इसलिए सिंपल अल्फाज में बोलते हैं कि जहां तुम वहां हम, मतलब धरती माँ तो साथ छोड़ ही नहीं सकती, मतलब जहां पर हम रहेंगे मतलब एवरी पार्ट पे क्या लगेगा एक्शन ऑफ जी। तो आओ पहले जी को ही निपटाते हैं, जी आओ, जी आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, आ जाओ तुम्हारी चर्चा अब हम करते हैं ये। इतना तो हो गया सब क्लियर, क्लियर। अब ये इंक्लाइन फॉर्म में है, इसकी पढ़ाई तो हम कर नहीं सकते, कर नहीं सकते तो सर कंपोनेंट तोड़ दो कि इस डायरेक्शन में कितना है और इसमें कितना होगा। तो सर क्या हम इसके कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे, तो मैं कहूंगा देखिए बेटा ये केवल एक ही डायरेक्शन में है ना, इसलिए इसके कंपोनेंट नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसके कंपोनेंट तोड़ोगे आप, क्लियर। तो अब देखिएगा, अब मैं डायरेक्ट तोड़ता हूं क्योंकि आपको पता होगा सब कुछ। M2G cos थीटा और यहां आ गया बेटा M2G sin थीटा, इतना क्लियर। और ऊपर लगेगा बेटा, इसको बोल दिया मैंने नॉर्मल। ये नॉर्मल निकालने की मैंने आपको 5 केस बताए, सॉरी 6 केस बताए हैं, लेक्चर नंबर है सेकंड, उसमें सब बताया मैंने कि नॉर्मल फोर्स किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। 6 मेथड मैंने बताया, क्लियर। इतना हम लोगों ने यहां से इसको सॉल्व कर लिया, क्लियर। ये है सब पुली है इसको, क्लियर। हाँ अब देखिए यहां पर अब करना क्या है, कंपोनेंट छोड़ना है, इसकी पढ़ाई करना है, इतना क्लियर। देखिए यहां पर बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है पर बेटा, ये बच्चों वाला सवाल है पर देखना इसको, ये यहां पर ये है। अब आपको पता होगा कि ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक कभी ऊपर जाएंगे, अब ये आएगा तो बेटा ये नीचे ही आएगा ना, किसमें आएगा ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो अब यहां लग जाएगा बेटा एक टेंशन लग जाएगा जिसको मैंने बोल दिया टी। अब ये टेंशन यहां से लेके यहां तक टेंशन सेम रहेगा, वो इसलिए रहेगा क्योंकि रस्सी क्या सेम रस्सी है ना। तो अब बताओ इनकी वैल्यू भी क्या रहेगी बेटा, यहाँ पर भी टी रहेगी, यहाँ भी क्या रहेगी बेटा टी रहेगी, यहाँ भी क्या रहेगा टी रहेगा, तो कि टी तो साथ छोड़ने वाला नहीं है, जब तक जियोगे तब तक बेटा टेंशन रहेगी बेटा, क्लियर। आइए अब ये बॉडी क्या करेगी, ये जाएगी नीचे, नीचे जाएगी, जितने नीचे ये जाएगी और उतनी ऊपर फिर ये जाएगी, समझ गया ना ये। हाँ तो अब देखिए यहां पर ये टेंशन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर कम होगी, इनकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो अब क्या करते हैं हम, M1G माइनस T इक्वल टू M1 और A। तो आओ पहले इसी को निपटाते हैं, M1 को ही निपटाते हैं। देखिएगा यहां पर, अब यहां मैं फ्रिक्शन नहीं लूंगा क्योंकि बेटा ये हवा में लटका हुआ है, क्लियर।
तो मैं लिख रहा हूं फॉर m1 के लिए। देखिए यहाँ पर बेटा फॉर m1 की कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा क्या है नीचे आएगा m1 जी, तो इसकी वैल्यू कम होगी तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्लियर? हाँ देखिए यहाँ पर ये तो मैं लिख रहा हूं फॉर m1 जी माइनस a इक्वल टू m1 और a। इन भाईजान को कर दो डिब्बे में बंद, वरना ये काटेंगे सो। ये वैल्यू किसकी है बेटा? ये है फॉर m1 के लिए, मतलब डाउनवर्ड। ये भी लिख लो इसके बारे में कि तुम्हारी वैल्यू कौन सी है बेटा? ये है डाउनवर्ड। क्लियर? इसी प्रकार बेटा हम लिखेंगे फॉर सेकंड के लिए, फॉर m2 मास के लिए, m2 मास फॉर m2 मास फॉर m2। तो m2 में देखना बेटा क्या लगेगा, m2 में क्या लगेगा इधर देखिए यहाँ पर। ये अगर ये देखना जब ये नीचे आएगा तो उतना ही ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो अब यहां लगेगा ये वाली सरफेक्स, बता कौन सी बेटा? ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये पूरी की पूरी सरफेक्स क्या है बेटा? ये है रफ सरफेक्स है। ये सब रफ सरफेक्स है, तो इनके पास वैल्यू क्या होगी? मैं यहां लिख दे रहा हूं वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी यानी कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा। क्लियर? अगर ये ऊपर जा रहा है तो इस रिलेटिव मोशन के एक अपोजिट लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। वो कहेगा मत जाओ, मतलब रोकने का प्रयास करेगा। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन मैंने दिखा दी, ये फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का और बॉडी के बीच में बहुत गहरा होता है रिश्ता। अब रिश्ता इतना भयानक होता है, जब तक साथ देता है ये तब तक इसकी वैल्यू ज्यादा ना हो जाए। अगर ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है तो मतलब इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने वाला कोई नहीं है, मतलब ये ब्लॉक मोशन नहीं करेगा। जो आगे मैं इसके 4 केस बनाऊंगा इसके बेस पे। क्लियर? हाँ। तो अब देखिएगा हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक हमारा ऊपर जाएगा, तो मैंने दिखा दिया ए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा, नीचे लगेगा। तो अब देखिए ये फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों को किस में से कर दोगे? टेंशन में से माइनस कर दोगे। तो पहले मैं बता दूं कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे। यहां देखिए बेटा, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है? नॉर्मल फोर्स इक्वल टू इस फोर्स के बराबर है, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है। तो लिख दो यहां पर नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है? m2g cos थीटा। अब फ्रिक्शन फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू बेटा आपको पता होगा, इसकी वैल्यू होती है म्यू, इसकी वैल्यू होती है बेटा यहां पर लिखना ये वैल्यू होती है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू यानी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू n यानी कि नॉर्मल फोर्स। इनकी वैल्यू पुट करो बेटा तो ये वैल्यू क्या लिखी आएगी? फ्रिक्शन फोर्स म्यू m g cos थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? ये वैल्यू आएगी यहां पर। अब इसकी वैल्यू क्या करना, ये वैल्यू जो है आप यहां पर रख दोगे। जब ये वैल्यू यहां रखोगे तो आपका ये आएगा m2g cos थीटा। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर निकालते हैं। तुम ऊपर जा रही हो तो टेंशन तुम्हारी वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन इनकी वैल्यू कम होगी, तो टेंशन माइनस m2g sin थीटा, और क्या होगा? टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस होगा। तो क्या यहां लिख दो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू इनका मास और एक्सीलरेशन, ये लिख दिया मैंने m2a। इतना क्लियर? हाँ, ये सब इक्वेशन आपको आना चाहिए वैल्यू बनाना। टेंशन माइनस m2g sin थीटा माइनस, अब इसकी वैल्यू ये पुट कर दो यहां पर,
म्यू m2g cos थीटा इक्वल टू m2a। इतना क्लियर बेटा? तो ये वैल्यू किसकी आ गई यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू बेटा मैंने ये वैल्यू है, ये रख दी मैंने ये, ठीक। तो अब इक्वेशन ये आ गई और इक्वेशन ये आ गई। यहाँ पर दोनों को बराबर कर दो और आंसर अपनी मुट्ठी में आंसर आ जाएगा। बिल्कुल रद्दी टाइप सवाल है ये, लेकिन बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। क्यों लगते हैं कॉम्प्लिकेट? क्योंकि आपको बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही नहीं आते। जो सीख गया क्वेश्चंस की कला, तो भाई साहब उसके लिए बिल्कुल दो कौड़ी के क्वेश्चंस हैं। जो नहीं सीखा तो उसके लिए बहुत बड़ा भयानक बन जाएगा, क्योंकि मैकेनिक्स की कम 70% यूज मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेट, वेक्टर कंप्लीट करती है फिजिक्स। क्लियर? हाँ, आइए अब दोनों को बराबर कर दो। इक्वेशन फर्स्ट है, आइए बराबर करते हैं। पहले करते हैं m1g माइनस टी बराबर m1a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाली बात। फिर करते हैं टेंशन माइनस m2g sin थीटा माइनस म्यू, और यहाँ m2g cos थीटा इक्वल टू m2a। आइए चेक कर लेते हैं इक्वेशन यही है कुछ और है। t माइनस m2 sin थीटा म्यू u cos थीटा m2a। इसको इस बार और चेक कर लेते हैं। इसको mg1 t माइनस m, ठीक ठीक क्लियर। दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड करो और आंसर अपनी जेब में पाओ। माइनस प्लस कैंसिल हो गया, अब फिर ऐड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या आ गया, m1g ये बचा, और यहाँ पर माइनस m2g sin थीटा माइनस म्यू m2g cos थीटा इक्वल टू, अब ये और ये दोनों ऐड कर दो तो m1a प्लस m2a। इतना क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर, यहाँ देखिए वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो अब यहाँ से a निकाल लोगे कॉमन, यहाँ से a ले लोगे कॉमन, सेम है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आएगा वैल्यू, यानी कि m1g माइनस m2g sin थीटा माइनस म्यू m2g cos थीटा। अब यहाँ क्या बचेगा, यानी a निकाल लो बाहर तो m1 प्लस m2 ये आ गया। क्लियर? हाँ। अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1g माइनस m2g sin थीटा माइनस म्यू m2g cos थीटा। अब यहाँ लगा दो बेटा m1 प्लस m2। बिल्कुल बेटा इतना इजी है बेटा, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है बेटा सॉल्व करने पर, कॉन्सेप्ट मजबूरी है, क्योंकि एग्जाम में बेटा ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पे। आप हर साल उठाकर देखिएगा, कभी एम्स में, कभी नीट में, कभी जेई में, हर बार कभी ना कभी क्वेश्चन आपको मिलेगा इसके बेस पे। क्लियर? वो इसलिए क्योंकि अक्सर बच्चों को इसके बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही बच्चों को बड़ा टफ लगता है। क्लियर? हाँ। तो इसको एक बार बोल रहा हूँ कि इसको रट मत लेना, इसको ये कि फार्मूला याद कर लिया, कभी जिंदगी में नहीं आएगा फार्मूला ये। क्यों? क्योंकि वैल्यू बदल देगा वो। हो सकता है, मैंने पूरा रफ माना है, देखना, हो सकता है एग्जाम में वो इसकी इतनी सरफेस रफ मान ले और इतनी सरफेस स्मूथ मान ले, बदल जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो इसलिए कह रहा हूँ हर चीज बनाना सीखिए, डायग्राम कैसे समझाया मैंने, कैसे नहीं समझाया है, तभी चीजें आपको बड़ी जो है इजी लगेंगी यहाँ पर। और इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, तब चीजें आपको और क्लियर हो पाएंगी, वरना आपको लगेगा नहीं कहां से वैल्यू आ गई है। क्लियर नहीं है? हाँ। क्लियर? तो आई स्टूडेंट, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब मैं देखता हूं आपको इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम है, बल्कि हम कुछ देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं हो जाएगा ये, वरना ठीक स्टूडेंट ना।
तो बस आज के लिए अपनी मुलाकात को ही विराम लगाते हैं, बाकी मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टाटा।